Welcome to CR International School online classes. Hello student, how are you? Hope you are fine. बेटा थर्ड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं एयर। एयर मीन्स क्या होती है? एयर मीन्स हवा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं हवा के बारे में, आपने पढ़ा भी है क्लास 6 के अंदर कि एयर हम हवा को कहते हैं। और जब एयर मूव करती है तो उसे विंड कहा जाता है। तो बेटा आज हम एयर के बारे में ही बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर की क्या इंपॉर्टेंस है और एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी एयर्स कितनी कितनी क्वांटिटी में पाई जाती हैं। तो आपका पेज नंबर है G33, आप ओपन कीजिए। फर्स्ट टॉपिक है आपका एटमॉस्फेयर। क्या है आपका? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, अब देखिए, अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड, हमारी जो अर्थ है, सराउंडेड मतलब घिरी हुई है, बाय एनवलप ऑफ एयर, हवा की चादर से, एयर की चादर से, कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एनवलप आप एक लिफाफा भी बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा, हम कहीं जाते हैं तो एनवलप में हम कहीं शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में, तो हम पैसे डालते हैं एनवलप के अंदर, तो वो पैसे हमारे पूरे कवर हो जाते हैं एनवलप के अंदर। ऐसे ही हमारी एयर को चारों तरफ से कवर किया हुआ है एयर ने, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इंटीग्रल रिलेम ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। इंटीग्रल क्या होता है? जिसे हम अलग नहीं कर सकते, अनभिन्न अंग है किसका? नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण का। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट, वायुमंडल में शामिल है, ऑफ असेंशियल गैसेस। असेंशियल मतलब बहुत ही जरूरी और आवश्यक गैसें, दैट हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, जो कि मदद करती हैं पृथ्वी पर। सस्टेन मतलब बनाए रखने में। किसको बनाए रखने में? सस्टेन लाइफ, जीवन को बनाए रखने में। मीन्स यदि मानव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यदि मानव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मानव का जीवन संभव नहीं। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो उनका जीवन संभव नहीं। तो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें बहुत जरूरी है एटमॉस्फेयर। इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स चादर। ये हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है। बाय प्रिवेंटिंग द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जिनका नाम है अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि पराबैंगनी किरणें, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकता है। द एटमॉस्फेयर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। और एटमॉस्फेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, पृथ्वी के टेम्परेचर को, पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करने में। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन मतलब क्या संगठन है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की संरचना कैसी है, क्या संगठन है एटमॉस्फेयर का। तो मैं आपको बताऊं बेटा, एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। यदि हम एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखें तो आप देख सकते हैं, यदि ये कंप्लीट 100% आपकी एयर है और हम यदि इसका सेंटर पॉइंट ले लें तो इसमें से आपकी 78%, मीन्स अगर मैं सीधी लाइन लगाती तो ये 25 के 3 पार्ट्स हो जाते, उससे भी कम। ये आपकी 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 21% आपका ऑक्सीजन है एंड 1% में आपकी अदर गैसेस आती हैं। इन अदर गैसेस के नेम क्या क्या हैं वो देखिए। इन अदर गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, बहुत सी गैसेस हैं। आपके यहाँ पर एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन का पिक्चर भी बनाया हुआ है, आप देखिए। ये देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर के आप इसका कंपोजिशन का पिक्चर देखिए, ये देखिए। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन दिखाई हुई है आपकी, इसमें आप परसेंटेज नोट कर सकते हैं। नाइट्रोजन है आपकी 78%,
ऑक्सीजन है आपकी 21%, और जो बीच का येलो पट्टी दिखाई है ये है आपकी 1% अदर गैसेस, और उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस के नेम है, जिसमें आपकी हीलियम, हाइड्रोजन सभी गैसेस आ जाती हैं। चलिए अब हम इसे रीड करते हैं। द एटमोस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो आपका एटमोस्फेयर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल, धूल के कण और वाटर वेपर, जल वाष्प भी हैं। नाइट्रोजन 78%, जहां दे रखा है नाइट्रोजन कितनी है आपकी 78% है, एंड ऑक्सीजन 21%, और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर द टू प्रीडोमिनेंट गैसेस, ये दो मुख्य गैसें हैं प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि आपकी वायुमंडल में विद्यमान है। अदर गैसेस, दूसरी गैसें, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स टुगेदर मेक अप द रिमेनिंग 1%, मतलब आपके डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स और बाकी इन दोनों गैसेस के अलावा बाकी जितनी भी गैसें बच गई आपकी, वो क्या बनाती है, मेकअप द रिमेनिंग 1 पार्ट, वो मिलाकर बाकी का रिमेनिंग 1 पार्ट बनाती है। देखिए जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपकी हो गई 78, ऑक्सीजन हो गई आपकी 21, इन दोनों का परसेंटेज करें तो हमारा 99% आ जाता है। तो जो रिमेनिंग 1% है उसके अंदर आपके वाटर वेपर, आपके डस्ट पार्टिकल और सभी गैसेस उसी में ही शामिल हैं। Although carbon dioxide make up only 0.03% of the air, although मतलब यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ओनली 0.03% ऑफ द एयर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो आपकी CO2 है उसकी मात्रा 0.03% है। देख रहे हैं आप, 0.03% है। इट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द एयर, फिर भी वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, फिर भी ये आपकी एयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन ट्रैपिंग। ट्रैप मतलब होता है खींचना, ठीक है, ट्रैप मतलब सूर्य की किरणों को सोख लेना, सूर्य की किरणों को अपने अंदर ट्रैप कर लेना। सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी तथ्य को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या, जब CO2 सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेती है उसी को ही ग्रीन हाउस कहा जाता है। इन द मॉडर्न टाइम्स, पहले के समय में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन हैं, जब वो लेयर्स के अंदर, रॉक्स की लेयर के अंदर काफी समय तक दब जाते हैं, तो ये प्लांट्स और एनिमल के जो लेयर्स हैं प्रेशर और हीट के कारण ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, लाइक आपका पेट्रोलियम है, आपका ऑयल है, नेचुरल गैस है, एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, जिसके कारण क्या होता है, एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड स्मोक एंड इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जब धुआं निकलता है ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्रीज का जो धुआं निकलता है, कंट्रीब्यूट, वो बहुत बड़ा योगदान देता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने में। अब जब पृथ्वी पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, उसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। द राइज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप। द राइज इन टेम्परेचर, इसके कारण क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, विल रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, जो हमारे ध्रुवों के ऊपर आइस कैप है। आपको पता है हमारे जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारे, वो हमेशा बर्फ से ही ढके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें ना के बराबर पड़ती हैं। लेकिन जब पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इन पार्ट में बर्फ जमी हुई नहीं रह सकती, यहाँ से बर्फ जो है मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। थस रेजिंग द सी लेवल, अब बर्फ मेल्ट होगी, पानी बनेगा, बढ़ेगा, जिसके कारण सी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, समुद्र के स्तर में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। एंड कॉजिंग फ्लड, जिसके कारण फ्लड यानी बाढ़ आ सकती है, कहां पर, इन कोस्टल रीजन, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं वहां पर। दिस वुड लीड टू सबमर्ज द कोस्टल रीजन, जिसके कारण क्या हो सकता है, सबमर्ज द कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन है, जो तटीय प्रदेश है, समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र हैं वो पानी में डूब जाएंगे।
द वाइपिंग आउट द ह्यूज पॉपुलेशन, वाइपिंग आउट मतलब रिमूव हो जाएगी, वहां से क्या हट जाएगी, ह्यूज पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग वहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी पानी में ही डूब जाएंगे, या फिर अगर उनको पहले पता लग गया तो वो लोग उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, एक्सटेंशन मतलब खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, और वहां से प्लांट और एनिमल्स विलुप्त हो जाएंगे। द ओजोन गैस फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन गैस हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। बेटा हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हम देखेंगे जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो आपकी सेकंड लेयर है। एटमॉस्फेयर की टोटल 5 लेयर है, फर्स्ट ट्रोपोस्फीयर एंड सेकंड इज स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है प्रोटेक्ट अस, वो हमारी रक्षा करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा रेडिएशन किरणों से, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरस कार्बन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड द एयर कंडीशनर, जो क्लोरोफिल कार्बन होती है उसको हम अपने फ्रिज में और अपने एसी में यूज करते हैं, आर द मेन कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसके कारण हमारी ओजोन लेयर जो है वो विलुप्त यानी उसका ह्रास होता चला जा रहा है, वो ओजोन जो लेयर है वो नष्ट होती चली जा रही है। Depletion of the ozone layer will allow harmful ultraviolet rays to reach the earth. अब जब ओजोन लेयर ही हमें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन जब ओजोन लेयर का ही डिप्लेशन स्टार्ट हो गया तो अब क्या हुआ, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें थी वो धरती तक आने लगी, कॉजिंग स्किन कैंसर, जिसके कारण मानव को स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर होने लगा, एंड अदर हेल्थ हैजर्ड्स, और मनुष्य को दूसरे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो गए, स्किन कैंसर होने लगा और मानव को कई प्रकार की बीमारियां, एलर्जी की बीमारी, कई प्रकार की बीमारियां मानव को लगने लगी। ठीक है, तो बेटा आज हमने टॉपिक पढ़ा है एटमॉस्फेयर एंड द कंपोजिशन ऑफ एयर। आप इस टॉपिक को कंप्लीट रीड कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके।